अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात में खुशामदीद। मैं हूँ ज़ैन ख़ान। नाज़रीन, हम पिछले दिनों में एक बात सुन रहे थे, ख़बर सुन रहे थे मुख्तलिफ़ टेलीविज़न्स पर कि जी एक नाबीना शख्स ने जुडिशरी का एग्ज़ाम पास किया है जिसका नाम यूसुफ़ सलीम है। आज हम उनके पास मौजूद हैं और मैं पर्सनली इनसे बहुत इंस्पायर्ड था ऑलरेडी और अल्हम्दुलिल्लाह इनसे मिलने का हमें मौका मिल गया है। आज इनसे बात करेंगे कि ये जज्बा कहाँ से आया है और यहाँ तक पहुँचने में किस चीज़ का किरदार है और किस तरह ये यहाँ तक पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो, आप पाकिस्तान के पहले ब्लाइंड जज बने हैं सर। जी थैंक यू सो मच, शुक्रिया। आप पूरी कौम का फ़ख्र हैं। यूसुफ भाई, ये बताइएगा कि यहाँ तक पहुँचने में कोई मोटिवेशन क्या थी और इतने बड़े बड़े काम अल्लाह ताला ने आपसे किस तरह ले लिए? मोटिवेशन ऐसा एग्ज़ाम्पल तो कोई नहीं थी जिससे मैं मोटिवेट होता पर्टिकुलरली इन द ब्लाइंड फील्ड के जो इस फील्ड में आया। हाँ, लेकिन जनरली मोटिवेशन ज़रूर थी क्योंकि ये काम मुझे बहुत फैसिनेट करता था। बीइंग अ जज, बीइंग एबल टू मेक डिसीजंस को आप इंसाफ के मुताबिक, इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक फ़ैसले कर रहे हों, आप लोगों के मसाइल हल कर रहे हो, तो ये चीज़ मुझे बड़ी फैसिनेट करती थी और ये बहुत अच्छा और नेकी का काम भी है। तो ये मुझे शौक़ डेवलप हुआ आफ्टर माई इंटरमीडिएट। जब मैं बल्कि एग्ज़ाम्स दे ही रहा था तो मैं सोच रहा था कि आगे मैं अब क्या करूं फर्दर अपनी स्टडीज़ में। तो मुझे लॉ की फ़ील्ड फैसिनेट की सबसे ज़्यादा कि मुझे ये करना चाहिए, और वकालत करने से ज़्यादा मुझे जज बनने का ही शौक़ था। चूँकि वकालत में शौक़ तो डेफिनेटली उसका भी था और इनिशियली मैंने की भी प्रैक्टिस, लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता था कि मेरी जो बेहतर डेस्टिनेशन है दैट विल बी अ जज। तो ये मेरी ख्वाहिश थी और अल्लाह का शुक्र है कि उसकी तकमील हुई है। सही। अच्छा यूसुफ भाई, एक क्लास ऐसी है स्पेशल लोगों में कि जो एहतजाज बहुत करती है और एक आप जैसे लोग हैं कि जो पढ़ते लिखते बहुत हैं और मिसालें जो हैं वो रकम कर देते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या डिफरेंस क्या है? वो लोग उनको फैसिलिटीज़ कम हैं या क्या वजह है? डिफरेंस ये है कि कुछ बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं। हम किसी एक चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते। ये सीधा सा ये कह देना कि उनका कसूर है कि वो नहीं पढ़ते, बहुत आसान काम होता है सबके लिए, ठीक है। इसमें बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं स्टार्टिंग से, कि क्या आपको जो जिस फैमिली में आपकी पैदाइश हुई, बीइंग अ डिसेबल्ड पर्सन, क्या वो उसके एक्सेप्टेबिलिटी थी वहाँ पे, कैसा उनका रवैया रहा, इनकरेजिंग रहा, आपको कैसे मोटिवेट किया, आपको पढ़ने का मौका इनिशियली मिल गया या आप बहुत साल तक जो है किसी स्कूल की तलाश में रहे। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि मेरी फैमिली की तरफ से भी हमेशा से इसको लेके कोई नेगेटिव एटीट्यूड नहीं था। हमेशा से चाहा उन्होंने कि मैं पढूं। और उसके बाद ये कि जिस स्कूल में मुझे जाने का मौका मिला वो भी एक ऐसा मिसाली स्कूल है, और पाकिस्तान में तो मैं बहुत यकीन से कह सकता हूँ कि वो वाहिद स्कूल ही है जो कि ब्लाइंड बच्चों को ना सिर्फ अच्छी तालीम देता है बल्कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता है। तो ये बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं आपकी अपब्रिंगिंग में, आपकी ग्रूमिंग में, फिर स्कूलिंग में, फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलती हैं, आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जिसकी वजह से आप जो है आगे प्रोग्रेस कर सको या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं। फिर ये कि अगर हम गवर्नमेंटल लेवल पे आ जाएँ तो ऑब्वियसली मसाइल तो हैं हम लोगों के, ये तो नहीं कहा जा सकता मसाइल नहीं है, लेकिन बहरहाल उसका रेजोल्यूशन उस तरीके से भी नहीं है जिस तरह से हमारे बहुत सारे दोस्त कोशिश करते हैं। और लेकिन उसके अलावा ये भी है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इस पर फोकस करे कि इतने सारे डिसेबल्ड पॉपुलेशन है इस मुल्क में, ऑब्वियसली हर किसी को इक्वली फैसिलिटीज़ नहीं मिलती कि वो एक जैसा बन सके। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तमाम लोग एक जैसे हो सके। बिल्कुल ऐसे। तो बस यही चाहिए कि गवर्नमेंट को भी फैसिलिटेट करे और उनको भी चाहिए कि वो पढ़ाई पे पहले ध्यान दें। अगर पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी भी नहीं मिलेगी। यूसुफ भाई, कितना मुश्किल होता है एक नई मिसाल कायम करना? आपके घर से ही मिस साइमा सलीम जो फ़ॉरेन सर्विसेज में पहली दफ़ा आई, CSP ऑफ़िसर, पहली ब्लाइंड खातून बनी और माशाल्लाह ऊपर से आपने एक मिसाल कायम कर दी। तो क्या फ़ोकस करने में क्या चीज़ें अहम किरदार अदा करती हैं? ये क्या चीज़ ऐसी होती है, मोटिवेटिंग फैक्टर क्या होता है? बेसिकली देखें, मोटिवेशन, आप कोई भी मोटिवेशन ले लें, जब तक आप खुद मोटिवेटेड नहीं है ना तो आप कुछ कर नहीं सकते। ये नहीं कहा जा सकता, ये कहना बहरहाल आसान होता है कि जी मैं इस चीज़ से मोटिवेट हुआ। मोटिवेट उस चीज़ ने आपको किया होगा एट सम लेवल, लेकिन क्या वो चीज़ इतनी इन्फ्लुएंशियल थी कि आप खुद इस चीज़ पे कायल हुए कि आपने ये करना है।
ठीक है। तो वो मोटिवेशन डेफिनेटली ये थी कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना था, कुछ अचीव करना था, और मैं चाहता था कि मैं किसी ऐसे मकाम पे पहुंचूं कि जिससे मेरी फैमिली या इवन ये कि मेरी कम्युनिटी फॉर दैट पर्पस के विजुअली इम्पेयर्ड लोगों का जो है वो उनके हवाले से अवेयरनेस आए, दुनिया को पता चले कि बहुत काबिल लोग होते हैं, अगर वो देख नहीं सकते या बिनाई से महरूम होते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई और काम नहीं कर सकते। तो बहुत सारे मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं। बाकी ये कि खुद मेरी अपनी ये ख्वाहिश थी कि मैं आगे बढ़ूँ, कुछ अचीव करूँ, और इसलिए जो है मैंने ये कोशिश की। और ऑब्वियसली ये तो एक स्टार्ट है, मैं इसको ये नहीं समझता कि दिस इज़ द एंड, ये एक शुरुआत है। ऑब्वियसली इस चीज़ को सब लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं, उनका शुक्रिया, लेकिन मैं ये समझता हूँ मेरी ज़िंदगी की शुरुआत है अभी, तो बहुत कुछ आगे हासिल करना है। सही। यूसुफ भाई, जर्नी के बारे में बताइएगा। आप PU लॉ कॉलेज से ग्रेजुएटेड हैं और माशाल्लाह आपने गोल्ड मेडल सिक्योर किया वहाँ से। बताइएगा कि एजुकेशन के जो सोर्सेज होते हैं स्पेशल पर्सन्स के, वो क्या होते हैं, या आप किस चीज़ पे ज़्यादा रिलाय करते हैं? एजुकेशन के डेफिनेटली 3-4 सोर्सेज हैं जिसके ज़रिए ही तमाम लोग एजुकेशन हासिल करते हैं। सबसे जो बेसिक लेवल पे यूज़ होता है, वो पूरी दुनिया में होता है, वो ब्रेल ही है, जिसकी जो मैसर नहीं होती मोस्टली लोगों को। मैं इस मामले में लकी था कि मैं जिस स्कूल से पढ़ा, अजीज़ जहाँ बेगम ट्रस्ट इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड, गो के वो एक प्राइवेट स्कूल था, लेकिन वहाँ पे इस तरह की तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। मेरी बेसिक एजुकेशन मैट्रिक तक, इवन फॉर दैट मैटर इंटरमीडिएट तक ब्रेल में ही है। मैंने मैट्रिक के इम्तहानात भी जो है ब्रेल में दिए, इंटरमीडिएट के इम्तहानात भी ब्रेल में दिए। तो वो ब्रेल की फैसिलिटी हमें स्कूल में अवेलेबल थी, जिसकी वजह से मैं ब्रेल में पढ़ सका और ब्रेल में इम्तहानात दे सका। लेकिन चूँकि ब्रेल हर जगह अवेलेबल नहीं होती पाकिस्तान में, उसके बहुत कम ब्रेल प्रेस हैं और बहुत कम किताबें आपको ब्रेल में मैसर होती हैं, तो कंटिन्यू एजुकेशन करना ब्रेल में एक तो पॉसिबल नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि आज का जो ज़माना है वो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ब्रेल पे टोटली रिलाई करके आप दुनिया को एक्सेस नहीं कर सकते। तो जब मैंने इंटरमीडिएट कर लिया था, उसके बाद जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में मेरा दाखिला हो गया, तो उस टाइम तक कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजीज़ और लैपटॉप्स जो है वो बहरहाल काफ़ी आम हो चुके थे। तो मैंने चूँकि कंप्यूटर स्कूल से ही सीखा हुआ था, तो मैंने अपना मोड स्विच किया ब्रेल से कंप्यूटर पे। अच्छा। तो 2009 से अभी तक उसके बाद जितना भी मेरा एकेडमिक कैरियर है, प्रोफेशनल कैरियर है, वो मैं लैपटॉप के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, सॉफ्टवेयर जो कि स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर होता है उसके ज़रिए कंप्यूटर पे काम करता आया हूँ। मेरे तमाम जो इम्तहान हैं वो लॉ के डिग्री में, और अभी सिविल जज के इम्तहान भी, तमाम एग्ज़ाम्स जो हैं वो मैंने कंप्यूटर पे ही दिए। अच्छा, सही। तो मीडिया के बारे में क्या कहेंगे? मीडिया ने आपका जो ये इशू है इसको काफ़ी हाईलाइट किया। पहले अनफॉर्चुनेटली आपको रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर दोबारा चीफ जस्टिस साहब ने एक वो नोटिस लिया और माशाल्लाह आपको रेकमेंड कर दिया गया है। जी डेफिनेटली मीडिया का बहुत अहम रोल है। ऑब्वियसली चीज़ें हाईलाइट जिन सोर्सेज से होती हैं वो प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक, आजकल सोशल मीडिया ही है जिससे चीज़ें जो है वो मंजर आम पर आती हैं। तो जब मेरा केस हुआ तो ऑब्वियसली हाईलाइट हुआ, उसमें एक आर्टिकल के ज़रिए जिसका जिक्र सू मोटो नोटिस में भी था जो द न्यूज़ में छपा, फिर उसके बाद डॉन न्यूज़ का प्रोग्राम, ये इन दोनों चीज़ों के ऊपर बेसिकली जो है चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया था। और उसके बाद ना सिर्फ ये मेरे केस में मैं ये समझता हूँ कि मीडिया की कंट्रीब्यूशन तो अपनी जगह, लेकिन अगर इस चीज़ का नोटिस ना लिया जाता तो ये बहुत सारे और मामलात की तरह जो है गुजर जाती। तो इसमें मैं चीफ़ जस्टिस साहब का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया और उसके बाद इस चीज़ को रेफ़र किया लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि इसको रिकन्सिडर किया जाए, और उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस चीज़ को कंसिडर किया। और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है लाहौर हाई कोर्ट की और सिलेक्शन कमेटी जो है उन्होंने इसको कंसिडर करते हुए रेकमेंड किया मुझे। तो सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बेसिकली अगर वो ये नोटिस ना होता और उसके बाद उसकी रिकन्सिडरेशन ना होती तो ऑब्वियसली मैं आज आपके साथ यहाँ मौजूद ना होता। और आपके बाद आने वाले बहुत सारे लोगों के लिए जो है रास्ता मेरे ख्याल में क्लियर हो गया है, उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि जी अगर यूसुफ सलीम जज बन सकते हैं तो वो भी बन सकते हैं। जी बिल्कुल बन सकते हैं। मेरे जहन में तो पहले भी कोई शुबा नहीं था इस बारे में कि एक शख्स जो बिनाई से महरूम हो वो जज बन सकता है या नहीं। मुझे यकीन था इस बात का कि बन सकता है। अल्लाह का शुक्र है इस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया गया है। इवन जो नोटिस लिया गया उसमें भी बाकायदा तौर पे ये लिखा हुआ है कि एक शख्स जो बिनाई से महरूम है वो जज बन सकता है अगर वो बाकी तमाम क्वालिफ़िकेशंस को फुलफ़िल करता हो। तो मुझे उम्मीद है
कि मेरी मिसाल आने वाले लोगों के लिए मोटिवेशन ना सिर्फ इसलिए होगी कि वो इस फील्ड में आए, बल्कि इसलिए भी होगी कि वो तालीम हासिल करें, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में, हमारी डिसेबल्ड पॉपुलेशन में, पर्टिकुलरली विजुअली इम्पेयर्ड पॉपुलेशन में तालीम की बहुत कमी है, जिसमें उनका कसूर तो जिस लेवल पे हो सो हो, हमारे फैमिली स्ट्रक्चर्स का बहुत कसूर है। हमारे ख़ानदान में जब कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको घर में छुपा दिया जाता है, बजाय ये कि उसको तालीम दी जाए। और इसमें ऑब्वियसली फैमिलीज़ का, सोसाइटी का एज अ होल, और फिर हमारी गवर्नमेंट का भी कसूर है कि जो नहीं इस तरह से प्रमोट करते जिस तरह से इन बच्चों को करना चाहिए। सही। अच्छा यूसुफ भाई, एक सवाल जो बड़ा पूछा जाता है कि अभी तक माशाल्लाह आप यहाँ तक पहुँच आए हैं, सोसाइटी को कैसा पाया है आपने, और आप क्या समझते हैं कि सोसाइटी में कौन सारी ऐसी चेंजेस कौन सी होनी चाहिए कि जिससे पीपल विद स्पेशल नीड या पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए मज़ीद आसानियाँ सोशली पैदा की जा सकें? मेरा ये ख्याल है कि हमारे यहाँ सबसे जो बड़ा मसला है, लोग कहते हैं तालीम की कमी है, मैं कहता हूँ तालीम की कमी नहीं है, ठीक है। और अगर कमी है भी तो मसला बेसिकली ये नहीं कि तालीम की कमी है, जो तालीम रखते हैं उन लोगों में भी अवेयरनेस की कमी है। तो मेरे हिसाब में जो बड़ा मसला हमारी सोसाइटी में ये है कि अवेयरनेस की कमी है। या तो हम इंतहा दर्जे की सिंपथेटिक रवैया रखते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के साथ, या बिल्कुल इग्नोरेंस का रवैया होता है। एक बैलेंस्ड रवैया हमने रखा ही नहीं कभी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के साथ। मैं ये समझता हूँ कि ऑब्वियसली हमारी कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं, ठीक है, उनको फुलफ़िल भी करना ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि हम कोई काम खुद से कर ही नहीं सकते या हम टोटली डिपेंडेंट हैं। या तो ये परसेप्शन पाया जाता है कि हम टोटली डिपेंडेंट हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ करना है हमारे लिए दूसरों ने करना है, या बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। जबकि मैं ये समझता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए अगर एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को, कि वो एक्सेल कर सके, तो वो कोई ऐसी वजह नहीं है जिसकी वजह से मैं ये कह सकूँ कि वो लोगों से पीछे रहेगा। तो मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि शायद अवेयरनेस की बहुत कमी है। हमें ये समझना चाहिए कि एक शख्स अगर वो बीनाई से महरूम है या कोई फिजिकल डिसेबिलिटी पोजेस करता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो नाकारा शहरी है या वो कुछ नहीं कर सकता। तो अगर उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ और अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ तो वो भी एक कारामद शहरी साबित हो सकता है। बस ये बात है कि हम मौका दें और अपॉर्चुनिटी दें और एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से चलें कि अच्छा चलो ये एक जो डिसेबिलिटी है इसमें ना उसका कसूर है ना उसके फैमिली का कसूर है, अल्लाह की तरफ से है। ठीक है, तो हम अगर उसको एक वाकई ही सच में ही डिसेबल्ड पार्ट ऑफ सोसाइटी बनाएंगे तो वो डिसेबल्ड ही बन के रह जाएगा। लेकिन अगर हम उसे इनेबल करेंगे तो वो इक्वली एबल्ड है और वो इनेबल हो के फ्रूटफुल पार्ट बन सकता है सोसाइटी का। नो डाउट। अच्छा ये बताइएगा कि स्पेशल कम्युनिटी के राइट्स के हवाले से उनके कोटा जो है उनके बारे में बड़ी बात होती है, नहीं दिया जाता, तो उस बारे में बीइंग अ जज आपके क्या प्लान्स हैं, आप कम्युनिटी के लिए क्या करना चाह रहे हैं? कम्युनिटी के लिए अगर आप मेरे से पूछें डायरेक्टली तो शायद ये तो गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव की एग्जीक्यूशन है, जो पॉलिसीज़ बनती हैं उसको गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूट करना होता है। जुडिशरी का उसमें ऐसा रोल नहीं होता जब तक एक इशू आपके सामने आए ना, एक केस आपके सामने आए ना, तब आप कुछ कर सकते हैं। उससे पहले तो आप डेफिनेटली कुछ नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है। हाँ, ये ज़रूर है जो मैं कर सकता हूँ और जो अभी मैं चाहता हूँ कि मैं करूँ और मैं उसमें लगा भी हुआ हूँ कि मेरे इस केस के हाईलाइट होने की वजह से जो अवेयरनेस सोसाइटी में फैल सके, जो लोग ये सोचते हैं या ये समझते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते, मैं सबसे पहले उनका माइंडसेट चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, जिस दिन ये हो गया बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इवन वो लोग जो गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स में भी मौजूद हैं वो शायद कोटा की जो फुलफिलमेंट है इसी वजह से बहुत दफ़ा नहीं करते कि शायद उनको लगता है कि ये लोग अगर हम इनको रख लेंगे तो ये काम नहीं कर सकेंगे। तो अगर मैं ये अवेयरनेस पहुंचा सकूं कि हम लोग काम कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि शायद मेरी एग्जांपल को देख के ही जो है वो रिक्रूटमेंट्स हों पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की कि वो काम कर सकते हैं और वो एक जो है यूज़फुल हिस्सा बन सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट का। सही। देखने वाले सभी लोगों को क्या कहना चाहेंगे, पूरे पाकिस्तान से या पूरी दुनिया से जो लोग आपको देखेंगे जिनके लिए आप बहुत बड़ी मोटिवेशन है, उनको क्या कहेंगे, या उन लोगों को क्या कहेंगे कि जिनके बच्चे कहीं ना कहीं डिसेबल होते हैं, वो उनको घर में बिठा के रखते हैं? जी, मैं सबको यही कहना चाहूँगा, तमाम लोगों को जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो अगर कोई आपके घर में बच्चा ऐसा है जिसके साथ कोई
डिसेबिलिटी है, कोई माजूरी है, तो उसको घर में छुपा के नहीं रखना। तालीम के बगैर कोई शख्स आज के ज़माने में कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को तालीम दें, अगर वो किसी भी डिसेबिलिटी का शिकार हैं, उनको मोटिवेट करें, उनको ऐसा माहौल फराहम करें जिसमें वो अपनी एजुकेशन हासिल कर सकें। उसके अलावा जनरली लोगों के लिए और बाकी जो डिसेबल्ड पॉपुलेशन है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं या स्पेशल नीड्स हैं, उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि ज़िंदगी में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो मेहनत आपको करना होगी। मेहनत के बगैर आपको कुछ नहीं मिल सकता कभी भी। तो आप डिटर्मिनेशन से फोकस हो के अपने ज़िंदगी में कोई गोल सेट करें। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई एकेडमिक गोल ही हो, कोई एजुकेशनल गोल ही हो, ठीक है, कोई डिग्री ही हासिल करनी है, कोई और भी आपका मकसद हो सकता है। तमाम दुनिया को एक ही काम नहीं करना होता, हर इंसान के अपने शौक़ होते हैं, अपनी फील्ड होती है, अपना फोकस होता है। जो भी आपका शौक़ है, इर्रिस्पेक्टिव के वो क्या है, जब तक आप उसमें डिटर्मिनेड नहीं होंगे, पैशन नहीं रखते होंगे कि आप वो अचीव करना चाहते हैं, तो वो अचीव करना मुश्किल होगा। और ना सिर्फ ये मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनके साथ कोई डिसेबिलिटी है, आम ज़िंदगी में भी तमाम लोग ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो एक तो पहले आप सोच लें कि आपने क्या अचीव करना है, और जब सोच लिया तो फिर उसके पीछे जुड़ जाएं, मेहनत करें और अपनी पूरी कोशिश करें कि आप वो हासिल कर सकें। और आप जब कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला अपना करम, अपना फ़ज़ल ज़रूर करेगा। और अगर आपके माँ बाप की दुआएं भी साथ होंगी तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि आप ना अचीव कर सकें जो आप करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का शो जो हमने जस्टिस यूसुफ सलीम के साथ गुफ्तगू की। उम्मीद है कि आज के शो के बाद बहुत सारे ऐसे स्टीरियोटाइप्स होंगे जो आज टूट जाएंगे, बहुत सारी ऐसी सोचें होंगी जिन्होंने हमें कहीं ना कहीं लिमिटेड करके रखा हुआ है, हमारी सोच को महदूद करके रखा हुआ है। आज के प्रोग्राम के बाद कम से कम आप लोगों को, हम सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो इंसान कुछ करना चाहे वो कर सकता है। डिसेबिलिटी डजंट मैटर एवर। ये था आज का शो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले शो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।